उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाले आशा वर्कर्स आज लखनऊ में धरने पर हैं। ये अपनी क्या क्या मांगे इनको चलिए क्लियर करते हैं। सर से पूछते हैं। सर नमस्कार। सर आपकी क्या मांगे हैं, क्या धरने का प्रमुख कारण है? सर आज ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का धरना प्रदर्शन है। ये विधानसभा पर होना था। ये हम लोगों का आंदोलन का चौथा चरण है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 4 सितंबर से आंदोलन कर रही है। इसी मंथ 2025 4 सितंबर 2025 से हम आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने कार्यालय से कार्यालय जा कर के जागरण किया है, फिर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है 16 अक्टूबर को, फिर 8 नवंबर से सारे मंडलों पर मंडलीय सम्मेलन किया, प्रेस वार्ताएं की, गोष्ठियां किया है। ये चौथा चरण हमारे आंदोलन का है जिसमें विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम है। तो आज यहाँ पर प्रदेश भर से आए हुए सारे विभागों के कर्मचारी, निगमों के कर्मचारी, निकायों के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, आशा बहुएं के प्रतिनिधि यहाँ बुलाए गए हैं। कामकाज प्रदेश में बंद नहीं किया गया है और यहाँ 2 बजे तक हम सभा करेंगे और 2 बजे के बाद विधानसभा कूच की तैयारी है। मुख्य रूप से पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू किया जाना, खाली पदों को भरा जाना, समय से पदोन्नतियाँ किया जाना, वेतन विसंगतियों पर निर्णय किया जाना, आशा बहुएं हैं उनके लिए न्यूनतम 18,000 का मानदेय दिया जाना, सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा वो मांग रही हैं, वो मांग है। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो निगम बना है उस निगम का क्रियान्वयन किया जाना है। परिवहन निगम में निजीकरण है, वहाँ डग्गामारी है, उसको रोका जाना। वहाँ मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं हो रही है, उसको कराया जाना। ये तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश में कर्मचारी नाराज है और सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। सर अभी तक तो जैसे हो रहा है कि पेंशन सिस्टम तो एनपीएस के थ्रू ये लागू कर रहे हैं, क्या उसको आप एक्सेप्ट नहीं किया? क्या गवर्नमेंट वाला ही आप चाह रहे हैं? हाँ, वो एनपीएस इन्होंने जो लागू किया है, एनपीएस इन्होंने सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं लागू किया है, बल्कि इन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया है। उसमें कोई आम आदमी भी उसका सदस्य बन सकता है, कहीं का बन सकता है। वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है, उन्होंने उसमें विकल्प दिया है। तो ऐसे ही मेरा इनसे कहना है कि आप सरकारी कर्मचारियों से विकल्प ले लो कि वो पुरानी पेंशन चाहता है कि नई पेंशन चाहता है। जो ले रहा है वो आप दे दो। हमारा ये है कि हमको आप पुरानी पेंशन ही दे दो। सरकार कहती है कि नई पेंशन अच्छी है, हम कहते हैं अच्छा वाला अपने पास रख लो। हमारा जो पुराना सिस्टम है वो लागू करो। हम पुरानी व्यवस्था पर ही रहना चाहते हैं। सर प्राइवेटाइजेशन जैसे इसमें क्या आ रहा है, संविदा के कर्मचारी ला रहे हैं, उस पर सर आप लोगों का कोई टिप्पणी नहीं है? जी हाँ, निजीकरण प्रदेश के लिए, देश के लिए अभिशाप है। जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, बर्बाद हो गई है। चाहे वो उड़ीसा में इन्होंने निजीकरण किया हो, बिजली का किया हो, चाहे बेंगलोर में किया हो, कहीं भी किया हो, हर जगह निजीकरण की व्यवस्था से नुकसान हुआ है। यहाँ पर ये निजीकरण की व्यवस्था लाए हैं, ITI के अंतर्गत लाए हैं, रोडवेज के अंदर लाए हैं, चिकित्सालयों के अंदर लाए हैं, कई विभागों में लाए हैं। और उन विभागों में भी जो आम पब्लिक को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, परिवहन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, शिक्षा है, इन चीज़ों में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो आप जनता की सेवा नहीं कर पाओगे। आप कह रहे हो हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हो, निजीकरण PPP मॉडल के अंदर देते जा रहे हो। ये जनता के ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है, महंगाई पड़ता जा रहा है। इसलिए निजीकरण का तो हम सख्त विरोध करते हैं, ठेकेदारी प्रथा का हम सख्त विरोध करते हैं, डग्गामारी का सख्त विरोध करते हैं। ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और नगरीय परिवहन के हमारे लोग हैं, नगरीय सेवाएं चलती थी, देखिए कितने सस्ते में आदमी एक जगह दूसरी जगह जाता था। अब उसमें आपने निजी बसें अप्लाई कर दिया, वो इतनी महंगी है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और नहीं तो वहाँ के कर्मचारियों को निकाल के आप बाहर कर दे रहे हो। तो मेरा ये कि नगरीय परिवहन सेवाएं जो पैसे जैसे पहले चल रही थी वैसे चलाइए, और जो कर्मचारी उसमें जो निकाले गए उन सबको वापस लीजिए। इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर के ये गुस्सा लोगों में है, कर्मचारियों में है, और कर्मचारी ये आंदोलन कर रहे हैं। सर इसमें अध्यापक गण भी है, जैसे अभी ये भी बहुत ट्रेंडिंग तक, इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा क्योंकि ये पढ़ाने का काम तो इनका खत्म ही हो गया है, लोग पढ़ने जाते ही नहीं हैं। बात सही कह रहे हैं आप। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आपने जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए रखा है उससे वही काम लीजिए। आपने शिक्षक को लिया पढ़ाने के लिए, उससे आप कह रहे हो SIR भरो, उससे कह रहे हो आप जनगणना करो। तो जाहिर बात है कि एक आदमी फिजिकली एक ही जगह रह सकता है। स्कूल में रहेगा, आपका जनगणना करेगा, आपका मतदाता रिजर्वेशन फॉर्म भरेगा वो। तो जो शिक्षक का मूल काम है उसको वहाँ लगाइए, शिक्षक को मूल काम लगे। अगर आप पढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं देंगे, पढ़ाई से हटा देंगे, इसके मतलब आप देश का भविष्य खराब करने जा रहे हैं।
जो बच्चा आज पढ़ रहा है प्राइमरी में, जूनियर में, हाई स्कूल में, अगर वहाँ वो शिक्षक उसको पढ़ाएगा नहीं तो उसकी पढ़ाई प्रभावित होगी। पढ़ाई प्रभावित होगी तो पता चला कि हमारे देश में जो नौजुवक हैं वो पढ़े लिखे निकल के नहीं आएंगे, और पढ़े लिखे निकल के नहीं आएंगे तो देश पिछड़ता जाएगा। तो क्या आप देश को, देश के नौनिहालों को आप सब चाय के ठेले पर डालना चाहते हो? अरे उनको पढ़ने लिखने दो, उनको रोजगार दो, उनके हाथ में झोला मत पकड़ाओ भाई, उनको रोजगार दीजिए। अपनी मेहनत से 2 पैसा कमा के खाएंगे वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। सर, सरकार का इस अगर शिक्षक वाले मैटर में बात करें तो उनका कहने का ये है कि वहाँ हर स्कूल में बच्चों की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से कई स्कूल शायद सुनने में आया था मर्ज भी किया गया था। तो इसमें किसकी सर फेल्योर कहा जाए, टीचर की या सरकार की? नहीं, टीचर का काम तो पढ़ाना है, उसको आपने पढ़ाने के लिए रखा है। स्कूल आपने जनता के लिए खोल रखा है। पढ़ाई का अवेयरनेस पैदा करना सरकार का काम है। सरकार ये अवेयरनेस पैदा करे कि लोग स्कूल जाएं, पढ़ने जाएं। वो आशा वर्कर्स को कोरोना टाइम में किया गया कि पब्लिक को अवेयर किया गया, अपने आप आए। हाँ, आशा वर्कर्स का तो उनको एज ए मल्टीपर्पज वर्कर उनसे काम लिया जा रहा है। पहले जब आशाएं आई थी हमारे यहाँ तो उनको जो है कर्मचारी नहीं किया गया था, उनको सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में यहाँ रखा गया था, और उनसे ये कहा गया था कि आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा और अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए आप अपनी मर्जी से जो टाइम हो आप अपनी सेवा दीजिए। लेकिन आज आशाओं से 16 घंटा 18 घंटे काम लिया जा रहा है, सरकारी कर्मचारी से अधिक काम लिया जा रहा है। तो अगर उनसे अधिक काम ले रहे हो, हर तरह का काम ले रहे हो, तो उनको सरकारी कर्मचारी बना दो ना भाई, क्या दिक्कत है? उनको कम से कम न्यूनतम 18,000 रुपये का जो मानदेय जो चतुर्थ श्रेणी को आप दे रहे हो, कम से कम उतना तो आशाओं को दो कि उनकी रोजी रोटी तो चले। उनको 2,500 3,000 रुपया दे रहे हो, बेचारी देखिए यहाँ हजारों की संख्या में आई है अपनी डिमांड को लेकर के, और सरकार इसको अगर सुनने को तैयार नहीं है तो इनकी आवाज़ आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बन रही है। दबे कुचलों की आवाज़, संविदा कर्मियों की आवाज़, आउटसोर्स कर्मियों की आवाज़, आशाओं की आवाज़, जिनको सरकार नहीं सुनना चाहती है, आज उनकी आवाज़ बनकर के संयुक्त परिषद खड़ी है और इनकी मांगों को लेकर के शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न, क्या इसमें बिजली विभाग भी आया है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा वो काफ़ी दिनों से वो धरने कर रहे हैं। बिजली विभाग का जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ, उन धरना प्रदर्शन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं गया हूँ और उनको हमने सपोर्ट किया है। उनसे भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कहा गया है। हो सकता है उनके कुछ लोग आए भी हों। अगर वो नहीं भी आए हैं, क्योंकि बिजली एक अलग समस्या है, एक निगम के तहत है, तो भी हम बिजली कर्मियों की मांग भी अपने निजीकरण में रखे हुए हैं कि उनका भी निजीकरण वहाँ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ राज्य संयुक्त कर्मचारी के अध्यक्ष से बात कर रहे थे, जिनका परिप्रेक्ष्य केवल आशा वर्कर्स नहीं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उन सब के वेलफेयर के लिए, उनकी पेंशन के लिए, उनकी मानदेय के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हर पहलू को कवर करने का कोशिश किया है। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, लखनऊ से कैमरामैन ऋषभ के साथ।